के शो में। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद से नैब की तहकीकात जारी। फवाद हसन फवाद के इंकिशाफात अहम शख्सियात के लिए मुश्किलात। रिकॉर्ड दस्तावेजात शवाहिद किस किस को खतरा। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। फवाद हसन फवाद वो शख्सियत जो कि एक वक्त आप कह सकते हैं कि इफेक्टिवली प्राइम मिनिस्टर के जो पास पावर्स थी नवाज शरीफ साहब के दौर में एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर वो एंजॉय करते थे। बहुत से लोग यानी खुद नवाज शरीफ साहब के खानदान के लोग जिसमें बशमूल उनके दामाद कैप्टन सफदर एक बार नहीं बल्कि असेंबली के फ्लोर पर जब आप मिनट्स देखते हैं पार्लिमानी मीटिंग के तो वहां भी वो तस्करा करते हैं कि फवाद हसन फवाद से वक्त लेने के लिए उनको इस पर जो है वो शोर मचाना पड़ता है, रोना पड़ता है। और ये नहीं बल्कि हुकूमती अलाइज और हुकूमती एमएनएस भी कई बार तवातुर के साथ ये शिकायत करते पाए गए कि फवाद हसन फवाद तक पहुंचना ही उनके लिए नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि फवाद हसन फवाद किसी की सुनते नहीं या फिर इस वक्त लिफ्ट नहीं कराते इस वक्त। और इस पूरी सूरत हाल पर नाला थे तमाम बहुत से हुकूमती एमएनएस और जब साहब हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की। फवाद हसन फवाद साहब आशियाना केस में अरेस्ट हुए और आशियाना केस की इन्वेस्टिगेशंस के सिलसिले में क्या लेटेस्ट सूरत हाल है ये कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में आपको दिखाएंगे भी, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फवाद हसन फवाद का एसेट बियॉन्ड मींस का यानी नाजायज असासे या असासाजात जो कि डिस्प्रोपोर्शनेट हैं उनकी इनकम से वो मामला सामने किस तरह से आए हैं। मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ जो सामने आपके तफसीलात रखता हूं उसके मुताबिक दैट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इट रिवील्ड दैट अक्यूज्ड फवाद हसन फवाद हैज एक्वायर्ड एसेट्स डिस्प्रोपोर्शनेट टू हिज नोन सोर्सेज ऑफ इनकम टू द ट्यून ऑफ 700 मिलियन रुपीज। ये अमाउंट मुझे अभी पीनट लग रही है 70 करोड़ रुपए, आगे चल के शायद इन्वेस्टिगेशन में और बातें सामने आए which are unexplained so far. Investigation in this regard is under process and relevant record and persons are being called upon to record their statements in order to conclude the case. 70 करोड़ रुपए के असासों की बात हो रही है। आगे चल के इन असासों की तफसीलात में एक उनका 15 स्टोरी का कमर्शियल प्लाजा जो कि लोकेटेड है सदर कैंट रावलपिंडी में, एफएचएफ प्लाजा जो कि वैल्यू जिसकी तकरीबन 5 अरब रुपए लिखी है इन डॉक्यूमेंट्स में। उनके शेयर्स हैं लाहौर मोटरवे सिटी में। लाहौर के अंदर बैंक बैलेंसेस हैं 14 बैंक अकाउंट्स पे मेंटेन इन द नेम ऑफ अक्यूज्ड एंड हिज फैमिली मेंबर्स, और फैमिली मेंबर्स के नाम भी इस पर तफसीलात सामने आई हैं। वकार हसन उनके भाई, हिज डिपेंडेंट वाइफ रुबाब हसन एंड सिस्टर इन लॉ अंजुम हसन, डॉक्टर अंजुम हसन, जिनके नाम तफसीलात में सामने आए। आगे जाकर एक जो 15 स्टोरी जो आगे तौजी या मौक़िफ़ पेश किया गया उसमें कहा गया जी कि 15 स्टोरी कमर्शियल प्लाजा accused was also confronted with the aforesaid evidence. Accused tried to justify the accusation of land, ये जो पिंडी वाला प्लाजा उसकी बात हो रही है, and construction of the said plaza with the bank loan of 2.85 billion rupees. However, the evidence revealed that apart from the said bank loan, the accused through his wife spent an amount of 400 million rupees for acquisition of land. तो फवाद हसन फवाद ने कहा जी कि 3.25 अरब रुपए का उन्होंने कर्जा लिया है बैंक से इस प्लाजा को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, लेकिन नैब ने जो डॉक्यूमेंट्स और नैब की जो एविडेंस सामने आई है उसके मुताबिक 40 करोड़ रुपए तक उनकी वाइफ ने अदा किया है जब ये जमीन खरीदी जा रही थी उसके लिए। तो ये एसेट बियॉन्ड मींस का केस इस वक्त सामने आ चुका है। क्या फवाद जो इस वक्त हैं वो वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं, ये भी बड़ा अहम सवाल है। और इस सवाल के जवाब से पहले और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले जो वाइस चांसलर थे मुजाहिद कामरान साहब नैब पर एलिगेशंस लगाए थे, उन्होंने एक जिक्र किया एक इंटरव्यू के दौरान, और उस जिक्र में उन्होंने फवाद हसन फवाद से उनकी हुई मुलाकात का हवाला दिया। उस मुलाकात में हवाला में उन्होंने जो बात की है उसका साउंड बाइट जरा सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कहा था। लेट्स हियर दिस। जी, फवाद साहब से गुफ्तगू हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि आपके बारे में तो ये कहा जाता है कि आप वादा माफ गवाह बन गए, तो उन्होंने कहा अगर मैं वादा माफ गवाह बन गया होता तो मैं अंदर होता। तो बकौल मुजाहिद कामरान साहब के अल्फाज कि अगर मैं वादा माफ गवाह बन गया तो मैं इस वक्त जेल में नहीं होता, फवाद हसन फवाद ने कहा। इस कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स पर जो कैल्सन और पीएलडी के दरमियान कैंसिल हुआ था
वो तफसीलात पर आने से पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता चलूं, अजहर सिद्दीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, लाहौर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब, बैरिस्टर मशरूर शाह साहब इस्लामाबाद में, और कुछ ही देर में राजा आमिर अब्बास साहब भी हमारे साथ होंगे। शाह साहब, पहले आपसे अगर पूछूं, मशरूर शाह साहब, फवाद की क्या आपके नजर सिग्निफिकेंस कितनी थी, पहले तो ये बताएं। और जब एसेट 700 मिलियन या 70 करोड़ के आप सुनते हैं तो, और 5 अरब का एक प्लाजा सुनते हैं, तो आपको लगता है कि इतने होंगे या इससे बहुत ज्यादा अमाउंट होगी? जो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगी तफसीलात, नैब की जो एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस है, हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज लीगली, मशरूर शाह साहब? देखिए सैफान, बात यह है कि जहां तक फवाद हसन फवाद की सिग्निफिकेंस का ताल्लुक है, तो मुझे याद है कि 2015 में जब ये बहुत ही जूनियर ऑफिसर थे, प्रमोशन पॉलिसी एक नई बनाई गई थी इन्हीं की इमा पर, और उसके सारे खदोखाल ये थे कि किसी न किसी तरह फवाद हसन फवाद को ग्रेड 22 में तरक्की मिले और वो सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट की जो एलिटिस्ट ग्रुप है उसका हिस्सा बन जाए। अब इस दौड़ में काफ़ी सीनियर ऐसे अफसरान थे जिनके बड़े अच्छे कैरियर थे, उन्होंने पुलिस अफसरान थे, दहशतगर्दी के खिलाफ उन्होंने बड़ी जंग भी लड़ी, DMG अफसरान थे, लेकिन वो सिर्फ फवाद हसन फवाद की जो ज़ाती ख्वाहिशात थे उसकी वो बलि चढ़ गए और उनका कैरियर तबाह हो गया। बाद में वो केस मैंने लड़ा हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको, इस पूरी पॉलिसी को गैर आईनी करार दे दिया गया था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा दें कि एक शख्स की ख्वाहिश के लिए आप पूरी सिविल ब्यूरोक्रेसी का बेड़ा गर्क कर दें, लोगों के 20-20, 30-30 साल के कैरियर तबाह कर दें, सिर्फ इसलिए कि एक वो लाडला बच्चा जो है खेलने को मांगे चांद। जहाँ तक ये जायदाद का ताल्लुक है, रावलपिंडी के प्लाजे की बात है और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, सैफान ये तो हर एक शख्स की ज़ुबान पर था। ये तो जब वो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की कुर्सी पे बराजमान थे तब भी ये कॉमन नॉलेज थी, मुझे भी पता था, आपको भी पता था, ये प्रॉपर्टीज़ तो सबको मालूम है। मैं तो अप्रिशिएट तब करूँगा इन्वेस्टिगेटर्स को कि जब वो इससे बियॉन्ड जाएं, क्योंकि मुझे भी पता है, आपको पता है कि ये ही सब कुछ नहीं है, इनके बाहर भी बड़े असासे हैं जो पाकिस्तान में तो सिर्फ अपनी जो लूटी हुई रकम का एक छोटा सा हिस्सा रखते हैं अपने ये छोटे मोटे खर्चों के लिए। असल जो जायदाद है, असल जो खजाने हैं, वो तो बाहर होंगे, दुबई में होंगे, लंदन में होंगे, किसी ऑफशोर अकाउंट में पड़े होंगे। तो चाहिए कि अब जरा इनको उस तरह भी तहकीक कीजिए। दूसरे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया कि देखिए ये वादा माफ गवाह, अगर वादा माफ गवाह बनते हैं तो ये किसी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के केस में बनेंगे, साफ पानी में या आशियानिया में। जो जहां तक एसेट बियॉन्ड मीन का केस है उसमें तो वादा माफ गवाह की कोई सूरत हाल ही नहीं बनती, उसमें वो अपने खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे क्या? उसमें तो उनकी जायदाद है, उनको उन्होंने हिसाब देना है। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये वादा माफ गवाह वाली जो बात है, इस वक्त अगर इस पे मजीद तफसीलन जाएं तो अजहर सिद्दीक साहब, इससे पहले के जो डीसी नैब लाहौर है उन्होंने एक गुफ्तगू की थी एक शो के अंदर रिसेंटली, जब उन्होंने इंटरव्यू थे, जो बड़ा कंट्रोवर्शियल एक क्रिएट हो गया था मामला। तो फवाद हसन फवाद क्या नैब को बता रहे हैं किस तरह से उनका रवैया या बर्ताव रहा है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन? वो इस छोटे से क्लिप से आपको अंदाजा हो सकेगा कि उन्होंने क्या कहा है नैब के सामने और किस तरह से कहा है, किस तरह इल्तिजा किया या किस तरह उन्होंने बातें की हैं। जरा ये सुन लेते हैं काशिफ अब्बासी साहब के शो का एक क्लिप। बिल्कुल बिठाया। फवाद ने रोना शुरू कर दिया, तो उसको हमने कहा कि अब तू रो क्यों रहा है भाई, बात तो कर सीधी तरह। तो वो बात कर रहा है और बात करते करते रो रहा है और शहबाज साहब को कह रहा है कि सर जो कुछ करता था आपके हुक्म पे तो करता था। तो उन्होंने वैसे कटसी में उठे, थपकी मारी इसको और कहा कि हाँ फवाद तो बस ठीक है, मैं नहीं कहा था, चुप, तुम चुप करो, रो मत। तो फिर मुझे उन्होंने इशारा किया कि इसको बाहर ले जाओ। रो रो के सब बताया जा रहा था, लेकिन इसके अलावा जो वादा माफ गवाह और इसके अलावा के जो और कौन से विटनेसेस हैं जिनके बारे में नैब ने बात की है, तो ये आपके सामने एक और डॉक्यूमेंट हम रखते हुए अजहर साहब से पूछेंगे लीगली इसकी क्या हैसियत है कि दैट इन व्यू ऑफ द इन्वेस्टिगेशन मोर विटनेसेस आर बीइंग समन्ड, नेमली कामरान क्यानी, शेख अलाउद्दीन, फॉर्मर चेयरमैन PLDC, बुरहान अली, नसीम सादिक, फॉर्मर DCO लाहौर, और मोमिन आगा, फॉर्मर CEO PLDC, and Wasim Mukhtar, former Secretary Housing, are being called to record their statements and investigate the role of accused फवाद हसन फवाद। तो इसमें कामरान क्यानी, शेख अलाउद्दीन, बुरहान अली, नसीम सादिक, मोमिन आगा और वसीम अख्तर के नाम है। वसीम अख्तर ये वाले वसीम अख्तर नहीं, ये फॉर्मर सेक्रेटरी हाउसिंग है,
उनका नाम है, ये मेयर वाले वसीम अख्तर नहीं। तो अजहर साहब, ये क्या आपको लगता है कि केस कितना स्ट्रांग है? और रो रो के एक शख्स कहता है जी कि आपके कहने पे सब कुछ किया था, कामरान कहते हैं कि वो कहता है मैं वादा माफ गवाह होता तो बाहर होता। क्या तफसीलात है अंदर की अजहर सिद्दीक साहब? अच्छा, वो मुजाहिद कामरान तो एक बहुत छोटा सा गॉडफादर है, फवाद साहब का बहुत बड़े गॉडफादर से ताल्लुक है। वो इसको सच क्यों बताएंगे? और आपको पता है मुलजिम के हवाले से वो क्यों बताएगा? वैसे तारीखी बात बताने लगा, वो आहद चीमा के खिलाफ वादा माफ गवाने थे इसरार सईद, जो चीफ इंजीनियर थे LDA के अंदर, और सारे सबूत दे दिए थे। और उसके बाद वो फिर तरीकाकार होता है, वादा माफ गवाह बनते भी हैं तो आप मुलजिम की हैसियत वो जमानत तो देकर बाहर आए थे। 164 के बयान हुए थे फवाद हसन फवाद के केस को, जो कि मेरी टीम बाकायदा करीब से देखती रही है। इन्होंने कोर्ट के अंदर भी इस तरह के बयान दिए थे कि ये सारा कुछ मैंने नहीं किया है, ये सारा कुछ कहने पे। और आपको पता है रीसेंट केस जो अताउल्लाह कासमी वाला केस सामने आया था उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से, वहां भी ये बात सामने आई थी कि ये सारा कुछ जो है उनको प्लीज करने के लिए, उनकी करप्शन को बढ़ावा देने के लिए ये वो करते रहे हैं। और आज भी सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मियां नवाज शरीफ साहब पेश हुए थे पाकपतन की जमीन के औकाफ के हवाले से, वहां भी बड़ी दिलचस्प एक सूरत हाल पैदा हो गई है। मियां नवाज शरीफ साहब को छोड़ा गया है कि ये इस मामले में आप मानते नहीं है कि आपने अप्रूवल दी है, चूंकि कोर्टों में मामला था, कोर्टों ने औकाफ की जमीन बेची नहीं जा सकती, किसके कहने पे बेची है, आपने बाकायदा इसकी अप्रूवल दी है। इसमें भी आने वाले दिनों में आप JID देखेंगे। असल जो बात बताने वाली है, मसरूर ने कई चीजें क्लियर कर दी हैं। ये तो अभी पीनट्स हैं। असल जो इनके असासाजात जो लिंक है, एवरीबडी नोज के इनका पिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर ये प्लाजा मौजूद है और कोई कंपनी बनाई हुई है, गालबन FIC कंपनी का नाम मुझे अगर याद पड़ता है। और इसी तरह ये जो फवाद हसन फवाद का जो मनी ट्रेल है, वो कोशिश की है चंद चीजों में उन्होंने अकाउंट्स में जरिए ट्रांजैक्शन करने की, लेकिन असल जो बात है बिहाइंड द पिक्चर जो पैसे, जैसे आहद चीमा के दुबई के अंदर, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर या कनाडा के अंदर पैसे मौजूद है, वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि फवाद हसन फवाद ने कहीं ना कहीं ये बात डिस्क्लोज कर दी है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, किस किस ने क्या क्या एडवांटेजेस लिए हैं, वो रिकॉर्ड पे आ चुके हैं। इट्स अ वेरी क्लियर केस ऑफ एसेट बियॉन्ड मीन अपनी जगह है, लेकिन सवाल बड़ा है कि वो जो एसेट बियॉन्ड मीन के हवाले से अगर वो जायदाद सारी सरेंडर कर देते हैं, वो दे देते हैं, कोई प्ली बार्गेन में अगर आ जाते हैं, यानी वादा माफ गवाह से वो बच नहीं सकेंगे जैसे मसरूर ने कहा, लेकिन वो इस हवाले से आ जाएंगे कि जनाब ये मेरी इसको एसेट बियॉन्ड मीन कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर बच रहे हैं तो प्री बार्गेन की तरफ। मैं ये भी सुन रहा था कि शायद वो प्री बार्गेन के तरफ जाने का भी सोच रहे हैं, लेकिन ये तो भी सिर्फ चंद चीजें हैं। जो बाकी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ ये एक इशू नहीं है। 56 कंपनियां थी पंजाब की, उसके अलावा जितने आपके पावर प्रोजेक्ट है, उसके अलावा LNG के हवाले से इनका जो रोल है, उसके अलावा जितने ये CPEC में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें ये बराह रास्त इन्वॉल्व है, क्योंकि अभी मैं उसको नहीं छेड़ना चाहता, वो बहुत बारीक इंफॉर्मेशन है। कल को CPEC के हवाले से कोई खुदा ना खासा ऐसी बात ना आए। जितने आपने सड़कों के ठेके दिए हैं और उसके अंदर जो आपने बेनिफिट्स लिए, वो आने वाला वक्त बताएगा आपको कि वो खरबों रुपए के अंदर है। यानी ये जो लोग कहते थे कि धेले की करप्शन नहीं की, ये तो खरबों रुपए की करप्शन है। आज आपने ये उसको भी देख लिया, कैसर अमीन बट भी तोते की तरह बोल रहा है कि कमर्शियल जायदादें किस तरह पैरागॉन के अंदर मैंने दी हैं ख्वाजा बरादरान को, जो कहते थे नदीम जिया को आपके प्रोग्राम में कहता भगा दिया है, और आप ही ने बाकायदा इनको कैसर अमीन बट साहब को कहां से पकड़ के लाए थे। ये तो चीजें सारी कुवैत के एक दफा गिरफ्तार हो जाने थे ख्वाजा बरादर को, वो भी नजर आ जाएगा आपको। फवाद पे रहते हुए मसूद साहब, मैं अगर ये जो बात आपने और अजहर साहब ने एग्री किया उस बात से कि ये जो एसेट्स हम जान रहे हैं 700 मिलियन के 14 बैंक अकाउंट्स की जिक्र है, 15 स्टोरी कमर्शियल प्लाजा, तो ये वो चीजें जो सबके सामने आया है, यानी वो पहले दिन से रोज अव्वल से आया है जी कि आज जो है वो उनकी इतनी जायदाद है या पिंडी में ये प्लाजा, ये फवाद हसन फवाद का प्लाजा है। लेकिन ये जो दीगर तफसीलात हैं, ये दुबई की या फिर जो दीगर तफसीलात है, जो इनकम ट्रांसफर हुई है या बेनामी जायदादें हैं, वहां तक किस तरह पहुंचा जाए, पहला सवाल। और दूसरी बात, जो और दीगर केसेस सामने आए हैं, मिसाल के तौर पे इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में या जो रिमांड रिपोर्ट थी उनकी रिसेंटली, उसमें मोबाइल हेल्थ यूनिट्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द ईयर 2009 and 10 obtaining of fraudulent CNG licenses for MS Sprint Energy Services,
एंड एक्यूमुलेटिंग एसेट बियॉन्ड मींस। तो ये जो मोबाइल हेल्थ यूनिट्स है, ये दीगर इल्जामात भी तो सामने आ गए मसरूर शाह साहब। देखें, नैब का कानून तो बड़ा वाज़ेह है। इनका अगर 90 दिन का रिमांड पूरा हुआ और ये जुडिशल कस्टडी में चले गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई और केस सामने आता है तो उसका ताज़ा रिमांड नहीं लिया जा सकता। हर ऑफेंस का, हर जुर्म का जो नैब के कानून के दायरे में आता है, उसका वो अलग से गिरफ्तारी की जा सकती है इनकी, और इनकी नेचुरली उसके वक्त फिर 90 दिन का पीरियड दोबारा शुरू होगा। तो चाहिए कि बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की इन्वेस्टिगेशन की जाए, और इसमें न सिर्फ उनकी ज़ाती जो जायदादों के मामले हैं उनको देखा जाए, बल्कि जिस तरह जो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि देखें ये डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर थे इस मुल्क के, जब ये वज़ीर आला के साथ है तो पूरा पंजाब ये चला रहे थे, और पाकिस्तान में पंजाब सबसे बड़ा सूबा इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, जितना ज़्यादा फंड इनके डिस्पोजल पर। उसके बाद वफाकी हुकूमत में मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ अपनी एक ज़ाती ख्वाहिश पूरी करने के लिए पूरी सिविल सर्विस का तहस नहस कर दिया गया। तो इन सारी चीज़ों को बड़ा इन डेप्थ देखना पड़ेगा। अगर एक रिमांड का पीरियड पूरा नहीं है तो कानून में बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है, इनको दोबारा जेल से गिरफ्तार करके दोबारा नैब अपनी तहवील में ले सकती है। मुझे एक ब्रेक कहा जा रहा है, तो मैं टेक्निकली और लीगल एस्पेक्ट से आप दोनों मोहतरम शख्सियात से ये पूछेंगे कि एक डॉक्यूमेंट आया जो पेश किया गया था आशियाना केस में, जिसकी बुनियाद पे बाकायदा एक खबर भी आई उसके बाद कि अब ये केस बिल्कुल लूज कर चुका है अपना ग्राउंड उस एग्रीमेंट के सामने आने के बाद फवाद हसन फवाद के फेवर में और नैब के खिलाफ। वो एग्रीमेंट क्या है, उसकी लीगल एस्पेक्ट से क्या इस केस से फर्क पड़ता है, और नैब रावलपिंडी के अंदर किस तरह बहुत जल्दी एक अफसर की तरक्की हुई थी महीने के अंदर, और क्यों हुई थी, और उसका लिंक फवाद हसन फवाद से क्या था, हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने फवाद हसन फवाद, एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, यानी नवाज शरीफ साहब के एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विद ऑल द पावर्स, और एक तरह से उनके फैमिली के मेंबरान यानी नवाज शरीफ के अपने दामाद फवाद हसन फवाद तक पहुंचने के लिए या उन तक रसाई के लिए उनको बड़ी जतन करने पड़ते थे, बड़ी इस वक्त कोशिश करनी पड़ती थी जब वो पहुंच पाते थे उन तक। तो बड़े पावरफुल शख्सियत। अब इस पावरफुल शख्सियत के बारे में एक खबर रिसेंटली आई, और मैं वो डॉक्यूमेंट भी आपके सामने, आशियाना केस का जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ था पीएलडीसी और कार्लसन्स के दरमियान, वो रखता हुआ जो खबर है उसकी हेडलाइन ये थी कि आशियाना केस डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉयज नैब केस अगेंस्ट शहबाज शरीफ एंड फवाद हसन फवाद। और इधर लिखा है जी, जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें लिखा है, जो कॉन्ट्रैक्ट पेश किया गया अदालत के अंदर, उसकी खबर की इंटरप्रिटेशन यह है कि कॉन्ट्रैक्ट ने, इस कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद ये केस खत्म हो गया। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में यह जी कि जो कॉन्ट्रैक्ट था इन दोनों के दरमियान, वो द पार्टीज डू हियर बाय एग्री दैट द एग्रीमेंट डेटेड 16 February 2013 for the execution of the project for a contract price of 1.4 billion rupees is immediately terminated and rescinded on the date of execution of the instant agreement। तो ये 9 नवंबर 2013 को जो पार्टीज हैं उनके फ्री विल और कंसेंट से म्यूचुअली रिजॉल्व करके ये एग्रीमेंट खत्म हो गया है। तो यानी ये बात के जो आगे इस खबर में तज्जिया दिया गया वो ये था, और ये इस तरह से पेश किया गया कि मामला खत्म हो गया कि जो सीईओ थे ताहिर खुर्शीद या प्रोजेक्ट डायरेक्टर सैयद अली मौजम पीएलडीसी के, फवाद हसन फवाद ने उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला और उनको अंडर प्रेशर डालकर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करवाया। असल मकसद ये था, जो खबर भी थी उसमें ये था कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो पेश हुआ, जो आप देख रहे हैं इस वक्त, इसके बाद दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली एग्री करके इसको खत्म कर दिया। राजा आमिर अब्बास साहब भी हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक डिप्टी प्रोजेक्ट नैब। राजा साहब, आशियाना केस में ये पीएलडीसी और कार्लसन्स का कॉन्ट्रैक्ट फवाद हसन फवाद ने प्रेशराइज करके नहीं, बल्कि उन दोनों ने म्यूचुअली कंसल्ट करके कैंसिल कर दिया। ये एक लॉयर ने पेश किया था फवाद हसन फवाद के इन द ऑनरेबल कोर्ट। आपके नजदीक इस केस से लीगली इस पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या वीक हो गया केस अब नैब का? इसमें जी इसमें जरा डेट आप चेक कर लीजिए कि ये कोर्ट में लिटिगेशन कब हुई थी।
ये कोर्ट में जो लिटिगेशन हुई उसके तहत जो पीएलडीसी वाले थे उन्होंने हर्जाने के तौर पे इस कंपनी को पैसे और कंपनसेशन भी दी। और उससे पहले तारिक बाजवा की एक रिपोर्ट आई थी। तारिक बाजवा ने ये कहा था कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अवार्ड करने में किसी किस्म की कोई जो है पैमरा रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। कुछ छोटी मोटी इश्यूज है। फिर उससे जब ये सेटिस्फाई नहीं हुए तो इन्होंने एंटी करप्शन की तरफ जाने की बात की। साथ ही कोर्ट में ये लिटिगेशन चली गई। तो अवार्ड उससे पहले ये जो कह रहे हैं ना कि ये म्यूचुअल सेटलमेंट हुई कोर्ट में जाके, जब इन्होंने कहा कि जी ये कंपनसेशन के पैसे ले ले, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं थी। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि ये अवार्ड किसी और को करना चाह रहे थे, जो कि बिस्मिल्लाह और कैसा बिल्डर्स थे। ठीक है, तो मतलब ये रहा सब कि ये जो माशाल्लाह के अखबार बड़े सीनियर सहाफी उन्होंने तो खबर इस तरह छापी हुई है इसको कि द डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉयज नैब्स केस अगेंस्ट शहबाज एंड फवाद। तो मतलब ये कानूनी इंटरप्रिटेशन खुद बहुत से लोगों ने कर दी है। तो ये बिल्कुल इलॉजिकल है इन टर्म्स ऑफ लीगली अगर स्पीकिंग, ये लॉजिकल ऐसा कुछ नहीं होता इस डॉक्यूमेंट के आने से सामने। देखिए बात सुफियान ये है कि इसमें केस क्या है। केस ये है कि जो गरीब लोगों को आशियाना देना था वहां पे तो कोई एक बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट नहीं हुई, एक घर भी नहीं बना। उसकी प्राइस एस्केलेशन इतनी बढ़ गई कि उससे आपको अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। फिर इसी में लिखा हुआ है और बहुत ये कहा जाता है कि कोई 1 इंच भी गवर्नमेंट की जो है लैंड वो ट्रांसफर नहीं हुई। उसकी वजह सफियान में आपको बताऊं कि नवंबर 2017 में जब नैब ने ये इंक्वायरी शुरू की पीएलडीसी की, तो तब इनको पता चल गया कि जनाब अब तो ये हमारे गले में होगा। तो उसके 1 माह के बाद उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट जो बिस्मिल्लाह और उनके साथ किया था, जिनको डेवलपमेंट की मद में चार्जेस की मद में उन्होंने 200 कैनाल देना था, तब जाके ये इन्होंने कैंसिल कर दिया। अगर ये नैब की इंक्वायरी ना होती तो ये एग्जीक्यूट होना था और एग्जीक्यूशन उसकी ये थी एग्रीमेंट की कि 200 कैनाल इनको दे दी जानी थी। तो ये सिंपल सी बात है। ये कहते हैं कि जी इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। आपने 2.5 करोड़ तो सिर्फ इसकी फिजिबिलिटी बनाने में दे दिए गए, वो कहां गए, वो नुकसान नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं। अगर ये नुकसान नहीं होता तो अदालत इनको मजीद रिमांड नहीं देती, ये 6 माह तक रिमांड पे ना रहते। तो ये वो चीजें हैं कि जो आप रेफरेंस मेरे ख्याल में जो कहा गया था डीजी नैब की तरफ से कि नवंबर के एंड में आ जाएगा, अब दिसंबर शुरू हो रहा है, आ जाना चाहिए मेरे ख्याल विद इन वीक 10 डेज। अगर आ जाता है तो तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। सही, और साफ पानी का रेफरेंस तो ऐसे आ गया, लेकिन जो रिमांड रिपोर्ट्स हैं इस पर जो जाके पेश की जा रही हैं, जैसे उस रिपोर्ट के अंदर जिक्र था कि दैट द अक्यूज्ड वाज फर्दर, यानी फवाद हसन फवाद वाज फर्दर इंटरोगेटेड एज टू अंडर व्हाट अथॉरिटी ही समन्ड द कंप्लेनेंट ऑफिसर्स ऑफ पीएलडीसी फॉर इंक्वायरिंग इनटू द मैटर व्हिच ही हैड नो सच अथॉरिटी एज द सीएम हैड कॉन्स्टिट्यूटेड एन इंक्वायरी कमिटी फॉर दिस पर्पस। He pointed out that he was verbally directed by the CM Punjab to do so as the report of inquiry committee was found to be against the desire of Mohammad Shehbaz Sharif, former CM Punjab. तो ये तो उसने आइडेंटिफाई शहबाज शरीफ साहब को किया है। फिर डीजी नैब ने एक इंटरव्यू में बताया, अभी हमने क्लिप सुनाया था, कि उसने रोते हुए बाकायदा बताया कि मैंने वो कुछ किया जो आपने मुझे कहा था करने को, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। तो कितना आपको लगता है कि अब इससे बच के निकलना कितना मुश्किल है इस पर? लेकिन एक मीडिया प्रोपेगेंडा भी स्टार्ट हो गया है इस पर, आमिर अब्बास साहब, इस केस के खिलाफ और नैब के खिलाफ। देखिए मीडिया प्रोपेगेंडा तो अपनी जगह पे है। ये वही रिपोर्ट है जिसका मैंने अभी जिक्र किया। तारिक बाजवा और 4 शायद अफराद और थे, उन पर मुश्तमिल एक इन्होंने इंक्वायरी कराई थी और ये चाह रहे थे कि यही तारिक बाजवा जो इस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक है, यही उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट में थे। तो तब भी इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी, इन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा था। अगर तो ये कहते हैं कि जी ये जो कॉन्ट्रैक्ट था म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल क्या हुआ? म्यूचुअल यही हुआ कि आपने प्रेशराइज किया, उनको नहीं दिया, 2 साल तक ये कोर्ट में लिटिगेशन चलती रही। अल्टीमेटली कोर्ट ने कहा कि जी इनको कंपनसेशन दीजिए। कंपनसेशन मींस कि दे वर एट फॉल्ट, और ये फॉल्ट पे थे, और ये वही कंपनी है, इसको चौधरी लाइक जोनसी है। इनको मजीद बाद में इन्होंने बहुत से काम दिए भी। अगर ये कहते हैं ना कि जी ब्लैक लिस्टेड थी, तो ब्लैक लिस्टेड होती तो मजीद काम ना देते। ये ब्लैक लिस्ट हुई है बहुत आगे जाके, जब मेट्रो का मुल्तान का कोई इशू हुआ और पिंडी का, और तब भी वो जो ब्लैक लिस्ट हुई थी खत्म कर दिया गया था उसको बाद में अदालत में। तो ये तमाम चीजें हैं, हुडविंग कर रहे हैं। असल बात है कि केस इससे मजीद डिस्ट्रॉय नहीं होगा। हाँ, अगर नैब ने इसमें
कोताहियां, कमजोरियां और झोल अगर जानबूझ के छोड़ दिए, जो कि हमने देखा कि पिछले जब कमर जमान चौधरी के दौर में अक्सर ऐसे छोड़ा जाता था, तो उस वजह से केस की जो स्ट्रेंथ है उसको नुकसान हो सकता है। अदरवाइज कोई ऐसा बज़ाहिर मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का 100% ये फिट केस है, और मिस यूज के साथ साथ इलीगल गेन जो मिल रहा है वो कैसा बिल्डर्स को, बिस्मिल्लाह बिल्डर्स को मिल रहा है। उन्होंने डेवलप किए, उनको पैसे दिए गए, उसके बाद उनकी ही अभी आपके इल्म में है कि एक नदीम साहब है कोई, वो जो कैसा बिल्डर्स के ओनर थे, वो उसमें पैरागॉन में भी उनको इन्वॉल्व है। वहां पे भी आ रहा है कि जो पैरागॉन कैसे ये एकदम ऊपर चली गई। तो ये तमाम चीजें अब फाइनल जो रेफरेंस है उसमें आ जाएंगी और बड़ी क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि मैंने कहा। जी जी। और ये असद सिद्दीक साहब, आपके नजदीक फवाद हसन फवाद का क्या, आपको हम ये तो नहीं कह सकते कि मामला कोर्ट में है और ये सब्जेक्टिस है और वो आगे डिसाइड होने के क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फवाद हसन फवाद, असद सिद्दीक साहब, जिस तरह और जिस जल्दी से तरक्की पाए और जितनी जायदादें बना ली, ये बाहर के असासा जहाज जो यहां के तो पता चल गए, वहां तक नैब पहुंचने के लिए क्या कर रहा है और क्या करना चाहिए, और कितने होंगे असासे आपके नजदीक, जो आप बता रहे हैं कि पर्दा उठे तो बहुत ज्यादा होंगे? अच्छा, मैं एक बार बताता चलूं, जहां तक जिस कॉन्ट्रैक्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो इस तरह के आपस में टर्मिनेट होते हैं मिली भगत के साथ, और इसमें जो दूसरी पार्टी थी वो नैब में गालबन बयान दे चुकी है कि ये, और बाकायदा वो कोर्टों में भी गई है कि ये बाकायदा मुझसे जबरदस्ती कराया गया। तो ये तो सारी चीजें रिकॉर्ड की है, नैब ने इसकी इंक्वायरी, ये तो सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आपको पता है कि मीडिया के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो मियां बरादरन, इनमें ख्वाजा बरादर हो जाए, जितने भी हैं, इन सब के साथ उनके माइंड से लेकर चलता है। करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से कई चीजें रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी हैं और वो रिमांड के अंदर प्रोग्रेस रिपोर्ट मौजूद है। दूसरा जो सबसे अहम इशू है, मेरा जानता ख्याल है कि कुछ चीजें नैब ने शायद अपने तय कुरेद ली हैं, लेकिन कुछ चीजें अभी ऐसी हैं कि जो साथ साथ, जैसे मिसाल के तौर पर जब ये नदीम ज़िया पकड़ा जाएगा, कैसर अमीन भट्ट पकड़ा है, तो आप देखेंगे इसमें भी कहीं ना कहीं फवाद हसन फवाद फिट होंगे, ख्वाजा बरादरान आएंगे, वो लिंक निकलेंगे और कई चीजें सामने आ जाएंगी। इसमें मूवेबल एसेट्स भी हैं, इमूवेबल एसेट्स भी हैं, और कई ऑफशोर कंपनियां भी आने देने वाले दिनों में इन लोगों की सामने आएगी। उसमें मेरी इत्तला के मुताबिक ख्वाजा ब्रदर्स भी हैं, गालबन फवाद हसन फवाद भी हैं, और दुबई के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब ये डिपेंड करता है कि नैब में, चूंकि एक बात याद रखिएगा, अब मौजूदा हुकूमत ने भी नैब को उतने फंड्स नहीं दिए, ना उतने ऑफिसर्स, उन लोगों को गाड़ियां तक भी अगर आप देखें तो वो छोटी मोटी गाड़ियां लिए फिरते हैं, यानी उनको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास, अगर मुझसे आज पूछ रहे, आज सच पूछ ले मेरे से, उनका पूरा स्टाफ नहीं है, यानी उनके पास कम से कम स्टेनो, छोटा मोटा स्टाफ उस हद तक होनी चाहिए, और उन्हें फैसिलिटेशन इतनी होनी चाहिए, यानी वो अगर सफर करना है तो एक दो गाड़ियां दफ्तर में बैठ के करते रहते हैं। आपको मजबूत करना है इन लोगों को। मैं सिर्फ एक ब्रेक के बाद मजबूत करने के बड़े मामलात बढ़े आगे, और जैसे आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज कनाडा और ये पैरागॉन और भट्ट का जो इंकशाफ है वो हमारे पास है, लेकिन हम आगे किसी प्रोग्राम में आपको बताएंगे, वो सारा बयान भी हमारे पास है, डिटेल्स भी साथ हैं। लेकिन नैब के अंदर और तरक्की और तनज़्ज़ुली के हवाले से ब्यूरोक्रेसी में फवाद हसन फवाद ने क्या क्या किया, वो आप देख सकेंगे इस ब्रेक के बाद। बेनकाब होगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में फवाद हसन फवाद के हवाले से होने वाले आशियाना केस में रीसेंट इंकशाफात और उससे मुंसलिक एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस, मामला कहां तक जाएगा, कहां तक पहुंच चुका है, ये आपको बता रहे। ब्यूरोक्रेसी में मैनिपुलेशन जो हुई वो भी आपके सामने रखते चले। मिसाल के तौर पर डीजी नैब रावलपिंडी नासिर इकबाल, साबिक डीजी नैब रावलपिंडी, जिनको अक्टूबर 2018 में दोबारा एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट करने का कह दिया गया, ये शख्सियत 13 मार्च 2017 को एक नोटिफिकेशन आता है, और उस नोटिफिकेशन में इन परसूंस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, ये डिप्यूटेशन पे, यानी इनलैंड रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है एफबीआर का, वहां से डीजी नैब एक अलग सेक्रेटेरिएट बनाया जाता है, चेयरमैन सेक्रेटेरिएट। वहां एज डीजी चेयरमैन सेक्रेटेरिएट ये पोस्ट होते हैं 13 मार्च 2017 को, और एग्जैक्टली एक महीने के अंदर अंदर ही, यानी आप कह सकते हैं कि 17 से 21 दिन के अंदर अंदर
4 अप्रैल 2017 को एक और नोटिफिकेशन आता है जिसके मुताबिक द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज बीन प्लीज टू अप्रूव अबव पोस्टिंग ट्रांसफर ऑफ फॉलोइंग इंडिविजुअल्स, और नासिर इकबाल साहब पोस्ट हो जाते हैं डीजी नैब रावलपिंडी। ये वो वक्त है जब पनामा केस मामलात, उसके अलावा नैब रावलपिंडी के पास अहम तरीन केसेस, इसके अंदर राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गीलानी, मियां मंशा, इसके अलावा हाउसिंग फाउंडेशन, मुदारबा स्कैम, अंजुम अकील, असलम सानी, बेशुमार केसेस, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यानी शिकायतें अलग मौसूल हैं, लेकिन कहा जाता है जी कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से सारे जो तारे हैं और जो मामला हिला रहे थे ब्यूरोक्रेसी के, वो यही जनाब फवाद हसन फवाद साहब जो हैं इस पर बैठ के हिला रहे थे। तो मसूद साहब, क्योंकि आपने इस पर बड़ी स्टडी भी की थी, केस भी किया था, ये मामला जो थे, जो जिस तरह ट्रांसफर पोस्टिंग्स, ये नैब के अंदर बंदा, यानी कितनी पावर्स थी कि मैनिपुलेट कर देते थे। एक्सपीरियंस है 22 साल का रिक्वायर्ड एक पोस्ट के लिए इन्वेस्टिगेशन का, उधर एक बंदे को एफबीआर से उठा के 30 दिन के अंदर डीजी लगा देते हैं। ये क्या ताकत थी इनके पास, फवाद हसन फवाद के पास? शाह साहब, लेकिन जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि वो ब्यूरोक्रेसी सारे उनके इशारों पर चलती थी। जो आदमी पूरी प्रमोशन पॉलिसी अपने गिर्द अपने फायदे के लिए बना सके, उसके लिए नैब में एक डीजी की पोस्टिंग करना तो कोई इशू ही नहीं था। अच्छा, इस बात से पहले मैं एक और बात भी करना चाहूँ, भी कैंसल्स की बात हो रही थी, ठेका कैंसिल करने की। ये मैंने ये कैंसल्स का मैं वकील था जब इनका ये ठेका कैंसिल हो रहा था, और जब इस्लामाबाद में इनकी बैंक गारंटी की इनकैशमेंट के लिए इनको प्रेशर देने के लिए शहबाज शरीफ ने बड़े सीनियर अफसरान इस्लामाबाद भेजे थे कि इसको समझाओ कि ये राजी हो जाए, वरना इसका पंजाब में तो क्या पूरे पाकिस्तान में काम करना महाल हो जाएगा। और मुझे पता है, मैं इसके साथ था जब हमने सारा कोर्ट में लड़ाई लड़ी, हमने स्टे लिए, लाहौर में स्टे लिए, इस्लामाबाद में हमने प्रोसीडिंग्स की, और कितना इसके ऊपर प्रेशर था कि ये किसी न किसी तरह सरकार के प्रेशर के आगे घुटने टेक दे। और नेचुरली देखें, जब कोई चेक आपसे ज़बरदस्ती ले लेता है या कोई आपसे स्टाम्प ज़बरदस्ती सर पे पिस्तौल रख के ले लेता है, तो सिविल कोर्ट में तो चले फिर भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन जब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है तो इस तरह का अगर कोई स्टेटमेंट है भी किसी एग्रीमेंट में या कोई राजीनामा हो भी गया है, चूंकि वो इलीगल मीन से वो अंडर प्रेशर लिया गया है, उसकी कानून में कोई हैसियत नहीं है, वो उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते उस तरह कि जिस तरह एक फ्री विल के साथ एग्रीमेंट कैंसिल किया गया हो। बहरहाल इस एस्पेक्ट का तो मैं खुद एज अ वकील गवाह हूं कि कैसे कैंसल्स के ऊपर प्रेशर था उन दिनों में कि ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दें। लेकिन मैं मसूद साहब, आप कह रहे हैं आपने केस भी देखा है, तो ये तो जब कहेंगे जी कि अनड्यू प्रेशर था या प्रेशर के जरिए ये एग्रीमेंट हुआ कि हम ये कैंसिल कर रहे हैं, तो कोर्ट क्या देखेगा? वो एग्रीमेंट देखेगा जो साइन हुआ है और म्यूचुअल कंसेंट के साथ, या वो प्रेशर वाली बात जो है कि हम प्रेशर में थे? किस तरह से इस बात को साबित किया जाएगा? इट्स अ व्हाइट कॉलर क्राइम, लीगली कितना आसान या कितना मुश्किल होगा? शाह साहब देखिए, ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, ये कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की या कोई हर्जाना लेने का केस नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट की वर्डिंग्स देखी जाएगी। नेचुरली इसमें गवाहान है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मौजूद है। बैंक मुलाजमीन को अगर इंटरोगेट करें कि किस तरह 9 बजे बैंक खुलता है और 8:30 बजे पंजाब हुकूमत के मुलाजमीन बैंक मैनेजर के दफ्तर के अंदर बैठे हुए हैं, तो ये अगर चीज़ें सही तरीके से इन्वेस्टिगेट की जाएं तो इतना मेरे ख्याल में 3-4 दिन का काम है ये क्रिमिनल एलिमेंट का को सामने लेके आना। तो इस सिविल अदालत में तो फिर भी ऐसी चीज चल सकती है। अगर क्रिमिनल केस है, फिर व्हाइट कॉलर नैब के कानून के तहत अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो भी ये कोई इसकी वैल्यू सामने नहीं आएगी, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। और यही तो केस है, ये तो बल्कि फर्दर एविडेंस आएगी कि जबरदस्ती धौंस से ये एग्रीमेंट कैंसिल कराया गया। और नेचुरली उसके बाद क्या आप समझते हैं कि उस वक्त के हाकिम आला, उस वक्त के सारी ताकत का सरचश्मा अगर कर रहा है, तो आप ये लिख के दोगे कि मुझसे ज़बरदस्ती लिखवा लिया गया है जी, मैं ये एग्रीमेंट अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि मेरे ऊपर प्रेशर है इसलिए मैं अपने घुटने टेक रहा हूँ। ऐसा तो नहीं, ऐसी तरह की लैंग्वेज होती है जो लिखी जाती है उसमें। लेकिन मैं जो अभी जो मामला नासिर इकबाल साहब का सामने रखा था और फवाद का मुबैना जो किरदार था उस पोस्टिंग के अंदर, तो राजा मेरे पास साहब, अगर डीजी नैब रावलपिंडी एक शख्स लग जाता है ड्यूरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, जब बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं, और मैनिपुलेट करके 12-13 दिन के अंदर डीजी लग जाता है, तो सिर्फ वहां से नवाज शरीफ साहब का पनामा केस हो, ये बड़े बड़े नाम जो मैंने अभी लिए ये केसेस हो, ये सारे तो वीक पड़ गए होंगे आगे, तभी तो कहीं अदालत में जाके ये मामलात आगे नहीं बढ़ पा रहे कि केसेस ही वीक बना दिए, नैब में बंदा ऐसा बैठा दिया फवाद ने। ये तो बड़ा बड़ा गेम हुआ है सर, उसका क्या इंपैक्ट होगा, कितना लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा राजा मेरे पास साहब?
देखिए सुफियान, एक तरफ फवाद हसन फवाद थे और दूसरी तरफ वो जो साबका चेयरमैन नैब थे वो थे। अब ये दोनों बिल्कुल एक ही साइड पे थे और ये जानबूझ के बहुत से केसेस इन्होंने दबाए हुए थे। जैसे LNG का केस उस चेयरमैन ने, कमर जमान चौधरी ने ख़त्म कर दिया गया था। कमर जमान चौधरी ने ला के इसको एकदम सेक्रेटरीट से, सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजनल हेडक्वार्टर होता है वो रावलपिंडी का होता है, वहां पे इसको पोस्टिंग दे दी गई। आप अभी जरा किसी नैब तर्जमान से पूछिए कि इसको वापस भेजने की क्या वजह आई, इसने कितने इसके ऊपर चार्जेस लगे, एलिगेशंस इसके ऊपर थे कि जनाब ये किस किस्म की परफॉर्मेंस कर रहा था। तो यही वो लोग इंडक्ट किए जाते थे, यही वो लोग इंडक्ट हुए हैं पंजाब गवर्नमेंट में भी, और यही वो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं कि जो इन्होंने पाले हुए थे, एक ग्रुप बनाया हुआ था। और इनमें से यकीन कीजिए बेशतर अभी भी ऐसी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं कि जो कि अभी रास्ते में हर्डल्स क्रिएट करते हैं, गो स्लो की पॉलिसी बनाते हैं, जो कि मौजूदा हुकूमत के लिए भी जानबूझ के रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। तो ये वो तमाम ब्यूरोक्रेसी की चीजें हैं कि इसको डीपोलिटिसाइज करना था। इसी को कहा जाता था कि जनाब आप नैब में चले जाइए, FBR का आदमी जिसका इन्वेस्टिगेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं, ये तमाम केसेस उसी के जमाने में आ रहे थे। और आपको याद होगा कि ये जो पैनामा का केस जब आया तो पैनामा का जो ये दो अजीजिया वाले जो केस चल रहे हैं, एक अजीजिया का और एक फ्लैगशिप का, ये नैब रावलपिंडी का ही केस है। जो एवनफील्ड था वो लाहौर का केस था, ये नैब रावलपिंडी और इसी DG साहब की सरबराही में ये केसेस बने। ऑल्दो JIT ने इसमें अपना काम कर लिया था, लेकिन फिर भी अगर कोई लैकूनाज और कमजोरियां होंगी तो वो यही DG साहब रिस्पॉन्सिबल होंगे और पुराने चेयरमैन नैब रिस्पॉन्सिबल होंगे। और इसी वजह से कहा जाता था कि जी ठीक है नैब में भेज दिया जाए और ये केसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही वो DG था कि जिसकी वजह से नैब के बहुत से केसेस खराब हुए। तो अब इसका जो खमियाजा है वो भुगत कौन रहा है? वो हम और आप, क्योंकि ये जो लूट मार हुई है ये हमारा और आपका पैसा था। लेकिन अब मौजूदा चेयरमैन को चाहिए कि अगर नैब के अंदर उसके किसी ऐसे ऑफिसर ने कुछ गड़बड़ की हुई है, कुछ उसके खिलाफ एलिगेशंस है, तो फिर ये एहतसाब विद इन इटसेल्फ अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो भी होना चाहिए और इन लोगों को बताना चाहिए कि जनाब इसकी वजह से ये नुकसान हुआ, इसकी वजह से ये केस खराब हुआ। तो ये चेयरमैन साहब की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उन्होंने इसको वापस भेजा, आई नो कि उनको पता होगा कि इसके ऊपर क्या इल्जाम थे, तो उनकी तहकीकात भी होनी चाहिए। सिंपली वापस भेज देना किसी ऑफिसर को, ये स्टेटस को अगर मेंटेन करना है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि नैब के इदारे पे जो सवालिया मार्क हैं उनको रिमूव किया जाए। सही। आप अजहर साहब आप क्या कहेंगे? फवाद आखिरकार कितना नुकसान पहुंचा के गया? ये तो एक केस है, अभी मंसूर साहब कह रहे थे, पता नहीं और कितनी ऐसी इलीगल अपॉइंटमेंट्स होंगी, इलीगल प्रमोशंस होंगी जो बिल्कुल जिसका इंपैक्ट बड़ा लॉन्ग टर्म भी जाके हमारे पूरी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे पड़ेगा और इस तरह के लोग भर्ती हो गए सारे जो अब हुकूमत में रखने डाल होंगे। अजहर साहब बहुत शुक्रिया। मैं देखिए कुछ चीजें लफ्ज इस्तेमाल किया करता हूँ, गॉड फादर या सीजनल माफिया। नैब के अंदर आज भी कई ऐसे मौजूद है जो बाकी आते हैं। वो कमर ज़मान, असल में कमर ज़मान तो फ्रंट मैन के तौर पर था, पीछे तो ये जो गॉड फादर या बड़े बड़े थे इन्होंने लगाए हुए थे। आपके सामने है नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, अपना कैडर है उसका। डेपुटेशन पे जिस तरह ये लेके आए, सर्विस रूल्स की खिलाफ वर्जी है यानी विद इन द डिपार्टमेंट जो लोग मेहनत करके प्रमोशंस की तरफ जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये मामला जब गया था तो वहां ये प्रॉब्लम सारे चीजें सामने निकली थी, फिर ये साइड पे गए थे। और वैसे भी आप याद रखिएगा कमरुज़्ज़मान साहब जब रहे हैं उन्होंने अपने साहबजादे को एक सर्कल एडवर्टीजमेंट के नाम पर एक कंपनी बना के दी, जो इश्तिहारात की कंपनी बनी। उनको ठेके किस तरह मिले गए, यानी बाकी लोगों को बाकायदा रेफरेंस बना दिए गए और उनके साहबजादे ने आज तक जितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लिए वो सामने नहीं आए हैं। मौका जैसे आ गया है, अभी हमारे चेयरमैन नैब साहब बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से टीम एक काम कर रही है। उन्हें चाहिए कि इस महकमे के अंदर भी एक रीवैम्पिंग का सिस्टम डालकर बाकायदा ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह डेपुटेशन पे आए हैं, ट्रैक रॉड सामने रख के एक बात आपसे लीगली मैं पूछना चाहिए, इससे पहले जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं, ये जरूरत है इस वक्त ये फवाद के जो लॉयर है उन्होंने बेहतर करनी चाहिए। फवाद के लॉयर ने कहा है जी कि उनके लैपटॉप और जो रेड में चीजें उनके हाथ आई थी वो वापस कर दी जाए उनके। तो आपके नजदीक ये लीगली ये करना चाहिए नैब को या नहीं करना चाहिए? फवाद के लॉयर ने प्ली ली है जी, दरखास्त दी है उन्होंने कि लैपटॉप वगैरह जो सीज हुआ था रेड में वो वापस कर दे नैब को, नैब उन्हें वापस कर दे।
देखिए वो डाटा वगैरह जितना भी है वो बाकायदा सुपुर्दारी पे लेने का हक है, मगर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे जब सीजर मेमो बाकायदा बन के जब अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा फिर ये देखा जाएगा। इस स्टेज के ऊपर तो आपको पता है कि डाटा जितना डिलीट किया था वो रिट्रीव किया उन्होंने, और बड़ी मुश्किल से ये सारी चीजें, वो सारा कुछ तो ये एविडेंस के तौर पर आना है। इस स्टेज के ऊपर तो कैसे दे देंगे, और हो सकता है अदालत भी ना दे, क्योंकि ये वो डाटा है जो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज के ऊपर जहां बैठे शहादतें होनी है और ये चीज रिकॉर्ड पे सामने आ रही है कि इनके अपने कंप्यूटर से बाकायदा डाटा रिट्रीव हुआ, मोबाइल फोन से, ये वो सारी जो चीजें हैं जो शहादत के तौर पर सामने है। मैं नहीं समझता इतना आसान काम है। सिर्फ और सिर्फ वो चीजें ऐसी होंगी जिनका बराह रास्त ताल्लुक नहीं है तो वो सुपुर्दारी पे अदालत का देने का इख्तियार है, मगर वो रेफरेंस फाइल होने के बाद इस स्टेज के ऊपर तो मैं नहीं समझता कि कोई भी चीज जो है इस तरह की जो शहादत पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यानी बेसिस है जिसके ऊपर वो अदालत या इसको वापस दे सके। जी ठीक है जी, शुक्रिया अदा करेंगे आपका राजा आमिर अब्बास साहब, अजहर सिद्दीक साहब और बैरिस्टर मसरूर शाह साहब, आज आपने ज्वाइन किया दिया जाते जाते, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट 700 मिलियन का नैब की रिपोर्ट में था रिमांड में कि उनके एसेट्स बन चुके हैं या एसेट बियॉन्ड मींस का मामला है जिसकी नैब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, 5 अरब का प्लाजा है। तो हमारे तीनों पैनलिस्ट का और मेरा भी जहां तक ख्याल है कि दिस इज ओनली पीनट्स। ये मामला आगे जाएंगे, शायद कनाडा, दुबई और कहां प्रॉपर्टी सामने आएंगी, कहां बेनामी अकाउंट्स और बेनामी प्रॉपर्टी सामने आएंगी, ये अभी बहुत आगे मामला जाना है। फीडबैक के लिए हमारा ईमेल एड्रेस, फेसबुक पेज और ट्विटर आपके सामने फ्लैश करेगा, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।